गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्वागत है। एक दिन का गैप हो गया था, उसके बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए तो जानते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह वर्ड्स ऑफ द डे से। तो आज हमारा वर्ड्स ऑफ द डे है ट्रिगर। जी हाँ, ट्रिगर, ध्यान से इसको देखेंगे। ट्रिगर क्या होता है? पिस्तौल, बंदूक आदि का घोड़ा। देखिए, हम लोग इंग्लिश में कहते रहते हैं कि एक वर्ड से ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। टेम्पल मीन्स मंदिर भी होता है, तो कनपट्टी भी होता है। कंट्री मीन्स देहात भी होता है, तो देश भी होता है। डेट मीन्स खजूर भी होता है, तो तारीख भी होता है ना। तो उसी प्रकार से देख लीजिए ना, घोड़ा, इसमें भी बंदूक का घोड़ा। वो जो कौन सी फिल्म है संजय दत्त की, उसमें कहते हैं माँ ये घोड़ा है ना, इसको दबाया और आदमी खल्लास, तो वो घोड़ा बोलते हैं बिल्कुल, है ना। इंग्लिश में इसको ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है। गांव घर में कुछ बच्चों को मैंने टाइगर दबा वो सुना है कि टाइगर दबा दूंगा, नहीं ट्रिगर। आगे जंबल। जंबल मीन्स वस्तुओं का घालमेल। ये आपने सुना होगा, देखा होगा। ये जो वर्ड्स रहता है या कई बार सेंटेंस रहता है, उल्टा पुल्टा रहता है, उसको एक सेंटेंस के रूप में लिखना है, तो जंबल वर्ड्स उसको कहते हैं। फिर इसी जूडो एक वर्ड होता है, जो कि इस एशिया का कुश्ती जैसा खेल सुना होगा आपने, जूडो कराटे। जनरली हम लोग क्या जूडो और कराटे साथ में होता है। अगला है हॉरोस्कोप, है ना। हॉरोस्कोप क्या होता है? तो दो मीनिंग होते हैं, एक तो जन्म कुंडली और जन्मपत्री, है ना, और दूसरा राशिफल भी होता है। जैसे डेली हॉरोस्कोप कह लीजिए, करियर हॉरोस्कोप कह लीजिए, है ना। तो दैनिक राशिफल हो गया, रोजगार व्यापार संबंधित राशिफल हो गया, है ना। और ये जो है जोड़िए किसी से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है राशि, राशि चक्र, राशि मंडल। आपकी राशि क्या है हमें कमेंट करके बताएं। मेरा राशि लियो है, यानी सिंह राशि है। अब यदि आप लोगों में से कन्फ्यूज़न हो, किन्हीं को अपनी राशि का इंग्लिश में नाम नहीं याद हो, तो नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन सभी राशियों के नाम मैं दे दूं वर्ड मीनिंग सेक्शन में ही। अच्छा रहेगा, ताकि आप सभी जब हिंदी में जानते हैं तो इंग्लिश में भी जानना चाहिए। और यदि दोनों में से किसी में नहीं जानते, कम से कम याद रखिए, ताकि जल्दी ही अपने पंडित जी से जान करके ये करें। हाँ, आपको ठीक है, मैं राशिफल पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, बट आपकी एक जन्म किस समय में हुई उसका एक महत्व होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, एज यूजुअल आज हमारा लास्ट है एडजेक्टिव्स का। फिर जो जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसके बाद तो हम लोग जो है वो चलेंगे। अगले दिन रहेगा हमारा वर्ब का जो है मेन वर्ब छांटने वाला। तो आज वही है, आंसर किल ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज। इसमें काइंड्स बताना नहीं है, बट मैं जो है इसमें चर्चा कर लूँगा। कहता है हुज आर दीज बुक्स, है ना। तो इसमें कौन कौन सा होगा? दीज हो जाएगा, है ना, दीज। ये दीज जो है कौन सा? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से हुज हॉर्सेज आज बेटर आर बेटर देन माई हॉर्सेज, तो यहाँ पर हुज हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और हाँ, एक और भी है, बेटर भी है। बेटर हो जाएगा आपको कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी प्रकार माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर 3 नंबर में ए लॉट ऑफ हो जाएगा, मनी के पहले है, इसलिए जो है ये आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। फिर नंबर 4 में है फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ जो है वो आपको नंबर है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसके अलावा क्लेवर भी है, क्लेवर चालाक, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर आपको 5 नंबर में नो हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और रेड हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसमें 6 नंबर में कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसमें क्या है? नो एडजेक्टिव है, ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसमें से एडजेक्टिव ढूंढने लगी, ये तो मैं कई बार कहा हूँ, इसलिए आज इस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिस इज़ ए चाइनीज़ वॉच, यहाँ पर चाइनीज़ हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर आपको 8 नंबर में दिस इज़ द वेरी कार, वेरी जो हो जाएगा वो आपको रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तो वो ये प्रोनाउन में होता है ना, वेरी आपको इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। इम्फेसाइजिंग, वेरी मीन्स यहाँ बहुत नहीं, वही खास, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ही वॉज किल्ड इन हिज ओन हाउस, ओन भी इम्फेसाइजिंग होता है, जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वाट रहे तो वह जो है आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। आप नेक्स्ट में है टू फाइंड मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, MB HB, है ना। नेक्स्ट डे यही रहेगा। चलिए, अब जैसा कि एज यूजुअल हमारा 3rd टास्क होता है, और वो होता है आजकल हमारा चल रहा है वर्ब के बारे में। तो काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द यूजेज। एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना,
कि हम लोग जनरली ये कर लेते हैं कि अपने मन से ही जो है ना वो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, कहते हैं कि वर्ब के कितने काइंड है, तो 2 है या फलाने हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उस पर गौर करेंगे, है ना, कि ये किस आधार पे पूछ रहा है, क्योंकि अभी हम और भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर है बेस्ड ऑन यूजेज, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर कह रहा है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्म, ठीक है, इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कहने का मतलब जिसके साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो। देखिए वैसे भी हिंदी में आप गौर कीजिए ना, सकर्मक, स माने साथ, सहित, है ना, जैसे कहते हैं सपरिवार, वैसे सकर्मक जो कर्म के सहित आए, कर्म के साथ आए, वो सकर्मक है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर ये कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा अगला वीडियो में, अगले क्लास में हमारा रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक और परिभाषा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब चूंकि प्रिंसिपल वर्ब के ही काइंड सम पर है, तो प्रिंसिपल वर्ड जितने भी होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब और काम करते हैं, है ना। तो ये जो है एक्शन वर्ड्स दैट आर रिक्वायर 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे एक्शन वर्ड्स हैं जिनको एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, अर्थात जिस वर्ब के बाद एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट यानी कर्म का यूज हुआ हो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हैं। सी कट द केक, है ना, ये कट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? तो इसमें द केक एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने बताया, अगले दिन बताऊंगा पहचानना। दूसरा है ही गेव, तो यहाँ पर गेव क्या, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हर, दो ऑब्जेक्ट है और एक फ्लावर भी है। कैसे है मैं फिर कह रहा हूँ, अगले दिन बताऊँगा। इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कर्म के जो वर्ब रहे वो अकर्मक है, बिना कर्म का है। या उसी तरह का दूसरा डेफिनेशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स दैट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात जिस प्रिंसिपल, पी वर्ब का मतलब हो गया प्रिंसिपल वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म का यूज नहीं हुआ हो, उस वर्ब को, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे कि द बेबी रैन, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए निश्चित इंट्रांजिटिव है। और शी वाज लाफिंग लाउडली, इसमें लाफिंग है भी लेकिन इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब लाउडली ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है ये हम लोग अगले दिन जानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अप नेक्स्ट में जो है हमारा, है ना, अप नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट हमें अगले दिन पढ़ना होगा। जो जनरल लोगों के लिए आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। आज हम लेकर आए हैं बाकी बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए द सोल्जर, जिसकी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप में मैं इसके वीडियो को भेज दूंगा। फिलहाल एज़ यूजुअल मैं इसकी रीडिंग करवा देता हूँ, बिहार बोर्ड के 11 12 दोनों की मैं रीडिंग करवाता हूँ, तो इसको रीडिंग कर लें स्लोली। चलिए तो जानते हैं, इस पोएम का नाम सबसे पहले तो है द सोल्जर और इसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रुक। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर्स या देयर इज भी पढ़ सकते हैं इसको, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन, इसको फॉरेन विदेश, फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by rivers, blessed by sons of home। ये एक स्टांजा है। अगला स्टांजा है आपको, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल विल शेड अवे, ए पल्स पढ़ेंगे, पुल्स नहीं पढ़िएगा, इन द इटर्नल माइंड नो लेस, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, हर साइट्स एंड साउंड्स, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया।
लेकिन इसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो आप इसको जो है वर्ड में आप देखते हैं ये इसका उच्चारण भी होता है और इसका मीनिंग भी होता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख करके इसकी सहायता से भी पहले रीडिंग करें, फिर इसको वीडियो से देख करके इसको समझें, फिर आपको अगले 2 दिन बाद जब इसका आएगा समरी तो उसको याद भी करना रहता है, आप सबको पता है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।